अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज आज की जो अपडेट्स हैं आपसे शेयर करता हूं। अफसोसनाक खबर आज दोपहर 12:39 के ऊपर इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में कुछ बम धमाका हुआ। जो अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लोग जो है जिंदगी की बाजी हार कर शहीद हो गए और 36 से 37 जो हैं वो जख्मी हैं। गो कि उनकी हालत कह रहे हैं कि 14 को उनमें से रिलीज करके घर भेज दिया गया है और बाकी भी जो है खतरे से उनकी हालत बाहर है। लेकिन जाहिर है कि ये ऑफिशियल हैंड आउट है। 2-4 दिन बाद पता चलेगा कि एक्चुअल कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि खुद कुछ बम धमाके के पीछे भारत है और इस्लामाबाद बार का 3 रोजा शोक का ऐलान। ये एक अफसोसनाक जो है सीरीज जो है दहशतगर्दी की दोबारा से पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेती नजर आ रही है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। इसके अलावा 17वीं आईनी तरमीम जो है कल रात को सेनेट से मंजूर हो गई थी। इसके ऊपर बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत कितनी मजबूत हो गई है और आईनी सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम में अवामी फलाह बहबूद और लोगों की जिंदगियां आसान करने के तनाजर में कितने नकात जो हैं वो शामिल किए गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम को लेके ऑपोजिशन ने ग्रैंड एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि दूसरी तरफ कराची बार ने पूरे पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन जो है नवंबर में ही बुलाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा डिस्कस करेंगे जी पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी के लिए, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात के 4 राउंड नाकाम क्यों हो चुके हैं और भारत अफगानिस्तान और फिर डेफिनेटली उसके पीछे इसराइल भी है, क्योंकि अलाय है, डिफेंस एग्रीमेंट है भारत का इसराइल के साथ। तो इनका गठजोड़ जो है पाकिस्तान की सलामती के लिए कितना खतरनाक और मोहलक है, इसकी जो है इनकी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। स्पीकर केपीके और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के ऑपोजिशन लीडर समेत ग्रैंड अमन जरगा के इंतकाद के लिए एक इजलास हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये जो ग्रैंड जरगा हम करने जा रहे हैं इसमें डिसाइड किया जाएगा कि कैसे अमन लाया जाए, दहशतगर्दी को कैसा रोका जाए और बाकी मामला जो हैं वो हम करेंगे। लेकिन इसमें इबादुल्लाह जो केपीके असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हैं वो भी हुकूमत के साथ शामिल है। मुल्क में अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी ना होने की क्या वजूहात है, क्योंकि इस वक्त हम एक तरफ तो हम दोनों जानिब से दुश्मनों में घिरे हुए हैं जिनके अज़ाइम खतरनाक है, मेरी मुराद अफगानिस्तान और इंडिया से है, और दूसरी तरफ हम जो है फाइनेंशियल क्रंच का सामना कर रहे हैं, वर्स्ट इकोनॉमी का सामना कर रहे हैं, महंगाई का सामना कर रहे हैं। तो सूरत हाल जो है हौसला अफजा नहीं है। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। सलीम भट्टी साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू खान साहब। मलिक सलमान अली खान है मेरे साथ, जूरिस्ट भी हैं और इनका ताल्लुक जो है पीटीआई से है। मलिक साहब, वेलकम टू द शो, आप बड़ी देर बाद मेरे शो में आए। थैंक यू वेरी मच जी। और मुनीर भट्टी साहब हैं, जूरिस्ट भी हैं और इनकी हमदर्दियां जो हैं नून लीग के साथ है। कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदे के अपने थॉट्स होते हैं, हम अब जाहिर है कि उनकी हमदर्दियों के साथ है। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं, सलीम भट्टी साहब से। कैसे देखते हैं कुछ बम धमाका हुआ है, कल आपने वाना में देखा, 12 लोग आज शहीद हो गए जिनमें वकला भी थे, दूसरे लोग भी थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा कि कुछ बम धमाके के पीछे भारत है, आपका टेक इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार करता हूँ अपनी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम शोहदा और उनके लवाकिन और पूरे पाकिस्तानियों से भी कि बदकिस्मती है हमारी कि कई दहाइयों से हम जब से ज़ियाउल हक का मार्शल इस मुल्क में हम पर मुसल्लत हुआ तो उस वक्त हम दूसरों की लड़ाइयां लड़ते लड़ते अपनी एक ऐसी अमीर लड़ाई में बिला वजह शामिल हो गए जिसका खुमियाजा हमारी पूरी कौम
आज तक भुगतती आ रही है और आज फिर हमने उसको भुगता है और न जाने कब तक भुगतते रहेंगे। आप ये देखें कि पिछले साल 10 साल कबल भी ऐसे ही वक्त में एक सानिया रूनमा हुआ एपीएस का 2014 हाँ 2014 सॉरी 2014 में 11 हो गए। तो 11 साल हो गए। तो उसके बाद आज फिर उसी महीने में दोबारा उस रिवायत को दोहराया गया है और उसी तर्ज का एक, जैसे पहले एक स्कूल में था तो आज एक कैडेट कॉलेज के अंदर ये वाकया हुआ और बदकिस्मती से उसके पीछे हमारा हमसाया मुल्क जो है, जो मैं अब उनकी बदकिस्मती ही कहूंगा, इसको अच्छे अल्फाज में तो नहीं कह सकता कि वो मुसलमान भी है अफगानिस्तान, और मुसलमान होते हुए भी वो ना सिर्फ अपने इस्लामी भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ जो है उनके गले काटने में अगियार के इशारे पर, उसमें यहूद भी है, हनूद भी है और दूसरे मतलब अक़वाम भी हैं जो आलम इस्लाम की तरक्की, खुशहाली और सलामती की दुश्मन है, उनका हाथ है। और साथ हम ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगियार तो हमारे गले काट रहे हैं जो काट रहे हैं, हमारी अपनी रियासत और रियासत के जिम्मेदारान वो क्या कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब ये आप मुझे जरा बताइएगा कि जो आप एपीएस की बात कर रहे हैं उसकी डेट जो है वो 16 दिसंबर थी और 16 दिसंबर को आपको पता है कि हमें एक और सानिया से भी गुजरना पड़ा था 1971 में। ये कोई इत्तेफाक था या फिर ये डेलिब्रेटली उस डेट को ये सानिया यहाँ पे रूनमा किया गया था? मैं उसको तो इस सानिया के साथ लिंक नहीं करूंगा क्योंकि उसकी जो कड़ियां हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले ही जा मिलती हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ जिसने किया था, जिन्होंने भी किया था, तो अब आपके पास कोई ऐसे दलाइल हो तो बेशक आप उनसे लिंक कीजिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके साथ कोई ऐसा कुछ का ताल्लुक है। लेकिन ये दोनों सानियात जो हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि आज वाना में नहीं हुआ, कल सिर्फ आज इस्लामाबाद पाकिस्तान, मैं तो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं तो सबको लिंक कर रहा हूँ क्योंकि वाकया तो दहशतगर्दी के हैं और इन तमाम के पीछे जहां भारत का हाथ है वहां मैं समझता हूं कि इसराइल भी, इसराइली लाबी जो है वो भी सब मिलजुल कर ही ये तमाम हरकतें, घिनौनी हरकतें जिससे मुसलमान मासूम शहरी जो है वो जहां भाग होते हैं, आगे जाके इसको डिबेट भी करते हैं। तो आप समझते हैं कि भारत है इसके पीछे? बिल्कुल भारत है, राइट। हाँ मलिक साहब, हाउ डू यू सी इट? एक जुडिशियल कम्प्लेक्स में बड़ा अफसोसनाक वाकया जिसमें बुकला की भी शहादतें हुई हैं, आम लोगों की भी हुई हैं। अभी तक तो जो रिपोर्ट्स है कि 12 लोग शहीद हो गए। तो रियासत का तो एक शख्स, एक बशिंदा भी शहीद हो जाए तो बड़ी अफसोसनाक बात होती है। कैसे देखते हैं आप? देखें, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जी, बहुत बड़ा सानिया, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमारे पाकिस्तानी मुसलमान एक काफी जो जाने हैं वो शहीद हुए हैं लोग, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसमें मैं कहूंगा कि जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनका भी लैप्स है। एक कैपिटल सिटी होते हुए उसकी सिक्योरिटी में किस तरह से वो बारूद और वो सारी चीजें लेके वो पहुंच गए। हमें जो हमारे वजीर दाखिला हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। उनको जब कोई ऐसा मामला किसी अच्छे मुल्क में हो जाता है जो तरक्की याफ्ता होते हैं, वहां पे वो रिजाइन कर देते हैं अगर उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तरक्की याफ्ता तो नहीं है, हम तरक्की पजीर है तो, लेकिन हमें हमारे अंदर ये हमारे किरदार में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम इस चीज को, अगर कोई वाकया इस तरह का सानिया पेश आ गया है तो हम उनकी जिम्मेदारों को एक करारवाद की सजा। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन वजीर दाखिला ने, मोहसिन नकवी ने आज कहा कि आज के बाद इस्लामाबाद में जो गाड़ी होगी, एंटर होगी, उसके ऊपर टैग या स्टिकर नहीं लगा होगा, एंटर नहीं होने चाहिए। सर, हमारे इस बदकिस्मती ये है कि जब कोई वाकया हो जाता है ना, उसके बाद हमें होश आती है, उसके बाद हम कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट टाइम ये प्रिकॉशन मेजर्स लेंगे, और नेक्स्ट टाइम फिर कोई और वारदात हो जाती है, फिर कोई और हादसा हो जाता है, और हम अपनी एक स्टेटमेंट दे के, अपने एक ताज़ीती पैगाम दे के अपने आप को बरी जुम्मा कर लेते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए, और आपकी बात ठीक है कि इंडिया का हाथ है, तो क्यों हम जो इस तरह की कार्रवाइयों में इंडिया मुलविस है, उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जबकि अब हमारे पास तो हमसे तो बड़े बड़े इस्लामी ममालिक जो है वो कहते हैं कि हमें आपकी सिक्योरिटी चाहिए, आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और हमारा तो अब ट्रंप भी हाथ नहीं छोड़ता कि जिस तरह की हमने अचीवमेंट की थी। तो अब हमें देखना, उसके तेवर को बदले हुए लग रहे हैं। लेकिन उसने भी यूटिलाइज करना है, जब यूटिलाइज कर लेगा तो फिर आपको पता चलेगा, फिर आप 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कोई 35-36वीं तरमीम भी कर लेंगे ना,
तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आना। बड़ी साहब, मुनीर भट्टी साहब, जी बिस्मिल्लाह कैसे देखते हैं आपकी आपकी जो कम्युनिटी है उसके लोग भी शहीद हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली जब ये खुदकुश बम धमाका होता है, इतना तस्वीर होता है कि जख्मियों के भी अज़ा जो है नुकसान पहुंचा देता है उनको। देखिए जी, बात यह है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस गम में बराबर का शरीक है और पूरी कौम जो है ना सोगवार है। और पंजाब बार ने भी कल हड़ताल का ऐलान किया है। अच्छा, इस्लामाबाद बार ने तो कर दिया, भी किया है, इस्लामाबाद बार ने 3 दिन का किया है, कराची बार ने भी कर दिया, कराची बार में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल कहता है कल हड़ताल होगी। तो ये जो वाक़या हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। बात यह है कि ये वाक़यात जो है अब कहा जा रहा है जी इसके बारे में पहले से सोचना चाहिए था। तो ये कोई भी हुकूमत आई है उस हुकूमत में ये सब कुछ हुआ है। खुद कुछ बम्बार को रोकना तो खुद का जो बंदा बम्बार खुद बम बंद कहता है उसके सामने कौन रोकता है। बहरहाल ये है कि हमारी एजेंसियों को मजीद मुतहर्रिक होना होगा और अपने मुल्क को मिल्लत की हिफाजत के लिए करना होगा। तमाम जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, भारत है, इसराइल है या कोई और दूसरा मुल्क है, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। पाकिस्तान ने जो मकाम पाया है, अल्लाह ने जो पाकिस्तान को इज्जत दी है, वो इज्जत जो है ना वो पाकिस्तान के हाथ से जाती रहे। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी बात। अच्छा, बड़ी सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा हूँ कि हम हर चीज जो है, शराब आता है, जल्जला आता है, हम कहते हैं जी फौज को हुकूमतें बुला लेती हैं। आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के वाक़यात के बाद सिविलियन जो लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं, ये उनकी नाअहली तो सामने आ रही है, जैसे इस्लामाबाद पुलिस है और IB है, जो सिविलियन इदारे हैं, इनका एहतसाब क्यों नहीं किया जाता? अभी ये इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ की इस्लामाबाद पुलिस को इसका कसूरवार ठहरा के कम से कम जो वहाँ पे जो लोग थे उनको तो सस्पेंड ही कर देते कम से कम। लेकिन ऐसा करे कौन जी? बात यह है कि इसके लिए एक हौसला चाहिए, एक दलेर की क़यादत होनी चाहिए जो ऐसे मामला करे। अब देखें कि अदालतों जैसे हसास मुकाम पे, जहाँ पे जजेस हजरात होते हैं और हसास फाइलें होती हैं, हसास लोग आते हैं और हसास जगह है, वहाँ पे अगर ऐसा वो तो बड़ी साहब उनकी हिफाजत जो है लोकल पुलिस ही करती है ना, यहाँ भी आप देख लें। यही मैं कहता हूँ ना जी, लोकल पुलिस करती है, एजेंसियां हमारी इतनी हैं, ये किस काम की हैं? तो इन्हें चाहिए कि वो निगरानी करें और उधर देखें, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो मुतलका बंदा है। लेकिन कौन करता है जी? बस 2 दिन की बात है, जिनका चला गया और एजेंसियां बस इसी तरह को बयान दे के जी फलां का हाथ है, फलां का हाथ है। स्टिकर तो आपको कहने लगेगा ना। बात ये है कि आप किधर थे? सवाल ये पैदा होता है कि एजेंसी वालों आप किधर थे? आपको तनख्वाह मिलती है, मुआवजा मिलता है इस मुल्क की हिफाजत का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस मुल्क में हर शहरी की जानो माल की हिफाजत करें। और अगर आपके होते हुए कोई इंसिडेंट हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरीयन आपकी नाकामी है। उसमें पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है और जो दूसरी एजेंसियां हैं वो सारी शामिल। बड़ी साहब, आपकी ओपिनियन चाहता हूँ जी। मैं यही करूंगा कि सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट तो जहां पे नाकामी का शिकार हुई है सो हुई है। बदकिस्मती से आप देखें, हमारे मुल्क में एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार हुआ था सानिया APS के बाद, लेकिन बदकिस्मती से उस पर आने वाली हुकूमतों ने और रियासत के दीगर इदारों ने बिल्कुल भी उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से हम ये तमाम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का शिकार हो रहे हैं। अगर तमाम कुव्वतें मिलकर और रियासत के तमाम अनासर बशमूल, मैं समझता हूँ कि सियासतदान और हम कौम भी बहैसियत कौम हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक्शन प्लान को कामयाब करने के लिए हम स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी, किसी और पर अमल करना होगा। मैं बिल्कुल आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या पाकिस्तान में हमने गुज़श्ता 15-20 साल में देखा है कि जो सिविलियन इदारे हैं, स्पेशली पुलिस, चाहे वो इस्लामाबाद की हो, KPK की हो या पंजाब की हो, जो उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है वो भी होती नहीं नजर आ रही। और स्पेशली ऐसे साने हाथ में जहाँ पे नेग्लिजेंस जो है वो क्लियरली और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है, तो इस पे सजा क्यों नहीं होती है? मैं सब अकेली नेग्लिजेंस नहीं है। देखिए, मैंने जो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बात की थी,
तो मकसद मेरा ये था कहने का, देखिए हमारे जो सिक्योरिटी इदारों को कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, या ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल करने वाले अनासिर हैं, ये सिक्योरिटी कंट्रोल करने की बजाय बदकिस्मती से प्रोटोकॉल ड्यूटी पे लगे रहते हैं। कोई भी सदर पाकिस्तान हो, कोई भी वजीर आजम हो, या एक मामूली सा मुशीर भी हो, एडवाइजर जो नॉन इलेक्टेड भी होता है और किसी खाते में नहीं होता सियासी तौर पर, उसकी भी सिक्योरिटी में उसके साथ साथ 10-10, 15-15, 20-20 बंदे उसके घर पर भी, यही कह रहा हूं हर जगह। तो इन इदारों ने नाकाम ही होना है ना, जब इदारे अपना प्रॉपर इदारे पोलिटिसाइज भी हो चुके हैं। जी मलिक साहब, सर देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो किसी भी पाकिस्तान में किसी भी सूबे में किसी जिले में जहां पे ऐसा कोई काम होता है तो डायरेक्ट जिम्मेदारी तो आप लोकल पुलिस और दूसरी जो सिविलियन एजेंसियां हैं उनके ऊपर डालेंगे ना जी। हम फौज को तो नहीं कह सकते कि आपकी गफलत की वजह से हुआ, तो उनको जजा और सजा कौन देगा? देखिए इसमें ना दो बातें। एक तो पहली बात यह है कि जब अवामी हुकूमत आएगी तो उसको पता होगा कि हमने अवाम को जवाबदेह होना है, हमने हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी है। जब ये दूसरे तरीके से चोर दरवाजे से, पैराशूट से, फॉर्म 47 से हुकूमत बना लेते हैं ना, तो फिर ये अवाम की उमंगों के मुताबिक ना फैसले करते हैं, ना उनके वो रवैये होते हैं, ना उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। अब पीटीआई के अगर कोई भी इवन वो खान साहब की सालगिरह के हवाले से कोई इवेंट हो या वो कोई भी इवेंट हो जाए, तो पुलिस कई दिनों से लोगों का ताकुब करती है, रेड्स करती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, ना उनको औरतों खवातीन की इज्जत का कोई ख्याल होता है, वो पकड़ लेती है। उनका सारा फोकस पीटीआई की तरफ है, जबकि ये फोकस होना चाहिए कि जो बैरूनी कुव्वतें, क्योंकि हमारे एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, जिनकी मुसलसल कोशिश ये है कि पाकिस्तान को जो है कमजोर से कमजोर तर किया जाए, वो लगे हुए इस पे कोई फोकस नहीं करते हैं। मलिक साहब, फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट आईनी सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, उस तरह एक आईनी पुलिस स्टेशन बना दे जिसमें मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी के अलावा एक उसका भी चार्ज दे दे। तो जाहिर है कि वो उसको उनको लाइफ इम्यूनिटी भी दे दे, उनको बरात भी दे दे। पुलिस तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी उनके अंडर है। तो इसलिए हमारे मैकेनिज्म होना चाहिए, जब अवाम की हुकूमत आएगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तब चीजें बेहतर तरह से होंगी। मतलब आपने जो आईजी साहब हैं जो वहां की पुलिस फंक्शन कर रही है, उनसे पूछें उनकी क्या परफॉर्मेंस है, किसके वजह से ये मामला इस तरह का हो गया है। इतने सेंसिटिव एरिया में कचहरी के पास जहां ऑलरेडी पुलिस डिप्लॉय होती है और फिर एक दहशतगर्द वहां पे आके उसने ये तबाही कर दी है। साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिम्मेदारान हैं, हम इस मतलब जाहिर है कि हम देखते हैं कि इतने अरब का फंड केपीके की पुलिस के लिए, पंजाब के लिए, सिंध के लिए, इवन इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद आपने देखा, 1000 दफा देखा होगा, कितना बड़ा शहर है, छोटा सा शहर है, छोटा सा शहर है ना जी। वहां का आईजी भी लगा है जी जी, उसकी पुलिस भी लगा है, तो फिर वो कसूरवार तो हुए ना जी। बिल्कुल कसूरवार हैं सर, इसमें कोई शक नहीं। ये मुकामी जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है आवाम की हिफाजत करना, हर शहरी की हिफाजत करना, तो उसमें नाकामी हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जैसे इन्होंने कहा कि फार्म 47 और ये वो, तो ये पीटीआई वाले अक्सर यही लोग कहते हैं, क्योंकि जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त बहुत अमन था। आप भी तो तरमीम पे तरमीम लाके ट्राइब्यूनल्स को आगे आने नहीं देते। बात यह है कि आपकी मोहब्बत, आपने मुझे नून लीग का कहा, मेरा नून लीग से कोई तल्लुक नहीं, ना ही मैंने मेरी हमदर्दियां नून लीग से, मैं तो आजाद आदमी हूँ। लेकिन बड़ी साहब, पॉलिटिकल एफिलिएशन तो हर दौर में ये रहा है, हर दौर में ये होता रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए मैनिपुलेट होता रहा है, ऐसे वाकयात ना हो, और जो एजेंसियां हैं, जो वहाँ की पुलिस है, उसे जिम्मेदाराना किरदार अदा करना। मैं जज़ा सजा की बात कर रहा हूँ जी, कैपेसिटी और परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। सारे सिफारशी लगे हुए, किसने क्या बोलना किसी को, जिसकी जान चलेगी वो बेचारा रोएगा। सलीम भट्टी साहब, 27वें आईनी तरमीम आपकी मेहरबानी से पीपल्स पार्टी के मंजूर हो गई। चलो, एक तो आ गया कि जो जमात अपने आप को खालिक कहती थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, और 18वीं तरमीम का जो है एक इधर अपनी कैप में लगाती थी, वो तो गया, क्योंकि 18वीं तरमीम भी है, 28वीं भी आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत कितनी मजबूत होगी? सलीम भट्टी साहब, आपसे इस बार। खान साहब, बड़े मजे की बात कही आपने कि हमारी मेहरबानी से। खान साहब, कभी आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है? कभी डंडा खाया कभी आपने? कभी आपको हैंडकफ किया गया है? नहीं, डंडा खाने का मतलब ये थोड़ी कि कभी आप हवालात में गिरफ्तार हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश बहुत हुई है, वो हवालात जहां पर आपने सोना है और वहीं पर वॉशरूम है, ठीक है,
और उसी घड़े से आपने पानी पीना है और उसी घड़े से आपने इस्तिंजा करना है। ठीक हो गया। कभी ये किया आपने? कभी आपके पीछे पुलिस लगी और आप दौड़ रहे हो अपनी जान बचाने के लिए कि जी मुझे मार्शल लॉ वाले गिरफ्तार ना कर लें? कभी आप इन अवामिल से गुजरे हैं? भाईजान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये हुआ जो कुर्बानियां आज तक दी हैं ये पाकिस्तान को मुस्तहकम और ताकतवर बनाने के लिए की है। आज पाकिस्तान में जितना भी मुकाम है हो गई आपको ना? आपने हिंदुस्तान से भी जो जंग जीती है ना, आपने किसी अरे गैरे नथु खैरे के मतलब उसमें पीपल्स पार्टी का क्या पीपल्स पार्टी का किरदार था। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फिकार अली भुट्टो ने न सिर्फ एटम बम बनाया, पाकिस्तान के जितनी भी मतलब ये सनतें थी फौजी, जिसमें मतलब हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, कामरा, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई थी, जिस मिसाइल के ऊपर आप अपना एटम बम रख के कहीं भी तोहफतन भेज सकते हैं, तो फिर मेरी बात वो आपके पास ना होता तो कौन सी जंग आप जीतते? आप इतने क्रेडिट दे रहे हैं तो ये फिर बने पाकिस्तान के पास है आज तक। नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी ज्यादती थी कि इतने इतने बड़े करप्शन के केसेस, मुहतरमा बेनजीर भुट्टो और कोटकना हो गई, गुलाम हुसैन अन्नड़ हो गया, अब फिर आप ही कहते हैं कि वो सारे जाली केस थे। मैंने तो कभी नहीं कहा। नहीं, आपसे मुराद में मीडिया ही कहते हैं ना, मीडिया पे ही हाइक चली। अच्छा, अगर वो जाली थे, भुट्टो करते थे और जरदारी साहब करते हैं, मैं देखें आपने कौन से पीपल्स पार्टी के शख्स को गिरफ्तार करके सजा दी है? आप जो बता देना मुझे, सुन लीजिए, साबित किया कोई? आप जो सुना रहे हैं कि जी ये जेलों में ये हुआ, ये नून लीग के वर्कर से भी हुआ, नहीं हुआ, किसी के साथ भी नहीं हुआ। ये खान साहब, हम 3 अफराद यहाँ बैठे हैं तजियाकार के तौर पर। मुशर्रफ साहब जब आए थे, से कहता हूँ मेरा तब मैं आप जितने आप समेत सबसे ज्यादा कुर्बानियां मैंने दी, जब पीपल्स पार्टी ने दी है, पीटीआई ने भी बहुत कुर्बानियां दी है। 2-2.5-3 साल से पीटीआई मुशर्रफ 12 साल जेल काटे ना जरदारी साहब की तरह, भुट्टो साहब की तरह फांसी लगे, तो उनसे ठीक है, कंप्रोमाइज ना करें। अगर जरदारी साहब को जेल दिया तो खान साहब ने तो नहीं किया था। हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं दिए, किसी से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, किसी से इत्तेहाद नहीं है हमारा पाकिस्तान। अच्छा बड़ी साहब, मुझे ये बताइएगा, हम थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए, डिबेट तो ऐसी है कि नेवर एंडिंग है, ये बताइएगा, लेकिन फिर ये बात तो मान लीजिए ना कि अगर इतने दूध के धुले आपके लीडर थे तो फिर मियां साहब ने ज्यादती की, तो हमें मिला क्या है? हमने क्या लिया है बताएं मुझे? अभी भी नहीं लिया। क्या लिया? हमने तो कुछ भी नहीं लिया। आपने एक सूबे की हुकूमत ली, तो सूबे की हुकूमत तो पहले अवाम ने दी हुई है हमें, आज से नहीं हुई, बरसों से है हमारे पास, दो सूबों के गवर्नर आपके पास, तो दो गवर्नर है, तो मतलब वो एक ठीक है ना, 2 सूबों की गवर्नमेंट आपके पास, 2 सूबों जीत कर आए हैं। फॉर्म 47 नहीं है हमारे पास वहां पर। और मजबूत होगी, हम पे नहीं इल्जाम लगा सकता कोई फॉर्म 47 और मजबूत होगी हुकूमत, हुकूमत मजबूत हो ना हो, जमहूरियत मजबूत होगी इससे। जी, इससे जमहूरियत। जी मालिक साहब, देखिए तुम इस पे वो ये जमहूरियत के सुन लीजिए, पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है कि पहले ये कहते थे सिस्टम को बचाने के लिए हम जमहूरी का साथ दे रहे हैं, जमहूरी सिस्टम। तो हलीब जालिब साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि तुमसे पहले भी वो एक शख्स यहाँ तक नशी था, इसको भी यही यकीन था कि खुदा वही है। बात ये है, खान साहब पे लागू आता है, खान साहब पे लागू नहीं आता। खान साहब तो कहते हैं कि हर बंदे का रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप समझते हैं गवर्नमेंट मजबूत होगी, इससे कमजोर होगी गवर्नमेंट का तो नामो निशान ही रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। इसको हाउ डू यू सी इट? क्या ये जो है these are democratic, जैसे ये पीपल्स पार्टी, सर ये डेमोक्रेटिक रवैया ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का खत्म हो गया। ये सिर्फ नौकरी अपनी बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए और अपना टेन्योर बढ़ाने के लिए ये अमेंडमेंट कर रहे हैं। इससे जमहूरी कुव्वत ना ज्यादा होनी है। मुझे ये बताइएगा, असेंबली का टाइम 6 साल हो गया? नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं जी बताते हैं, और बुला दिया। मुझे ये बताइएगा कि सदर जरदारी को इम्यूनिटी लेने की क्या जरूरत है? ईमानदार बंदा अगर है, कौम को वो सर्व कर रहा है, वो एक जमहूरी पार्टी का लीडर है, उसको क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि वो उनके दिल में है और उनके खिलाफ जो केसेस के अंबार है वो नून लीग ने लगाए हुए हैं, वो उससे बचने के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। इनको भी मामला चलाने थे, इन्होंने उनसे हाथ मिला लिया। गवर्नमेंट कर रहे हैं, पूरा अपना शेयर ले रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज है जी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अवाम के हकूक पे सौदेबाजी कहते हैं। अवाम के हकूक कहाँ पे है? अवाम के हकूक तो पामाल कर दिए, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अवाम के हक पे कौन सा बिल इन्होंने पास किया? फंडामेंटल राइट ना हो तो आप बात कर सकते थे आज यहाँ पे ओपन चैनल पर बैठकर। सर हक की बात करेंगे, हम तो कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, हमें खुशी है। साहब मुझे ये बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत आप समझते हैं कि मजबूत होगी? इसका दूसरा पोर्शन भी ले लीजिए। ये जो आईनी तरमीम हुई है 48 शिक्के हैं, इसमें अवाम की फलाह बहबूद के तनाज़ुर में कितने निकात आप समझते हैं कि शामिल किए गए?
मैं समझता हूँ जी ये जो तरमीम हुई है इससे गरीब आदमी को, आम आदमी को कोई फायदा नहीं, कोई इसमें कोई शिक नहीं डाली। नहीं, वो डाली है तो बताएं। नहीं, जो आईनी वो उन्होंने बनाया है सुप्रीम कोर्ट, तो उससे जाहिर है कि वो मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन उधर चले जाएंगे, और फिर ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट है ये अवाम के मुकदमात उनके पास जाएंगे ना जी। अवाम के मुकदमात क्या जाएंगे जी? आप उस आईनी अदालत की बात करती हैं, आम आदमी तो वहां तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं सकता। आप नीचे अदालतों में देखें 2-2 महीने की डेट पड़ती है, 2 महीने के बाद जब सब छुट्टी से चले गए तो उसके बाद लाइट नहीं है, कोई और मसला बन गया, हड़ताल होगी, तो वो आम आदमी को क्या फायदा? मैं जो समझता हूं कि इससे हुकूमत तो मजबूत हो ना हो, अवाम का बहुत बड़ा नुकसान। इससे अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। आम अवाम को मुझे ये बताएं कि महंगाई कम हुई और जो रोजगार के मौके इसमें आए, कोई इसमें ऐसा हुआ कि जिसमें आपने केस के बारे में आपने कहते हैं कि ये इसका 6 महीने में फैसला होगा, ये इसका 2 महीने में होगा, कोई आया को किसके? आम आदमी को क्या फायदा है? चीनी सस्ती हुई, आटा सस्ता हुआ, अवामी मसाइल की बात, अवामी मसाइल पे इस पे कोई चीज नहीं। ये जो मसाइल थे ये बड़ों के मसाइल थे और बड़ों के मसाइल को हल कर लिया गया। और मैं ये समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ये एक ही मिले हुए हैं, अपने अपने मफादात इनके, और सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा किया पीटीआई। 27वीं तरमीम को पास कराने में पीटीआई ने अहम किरदार, इनको वोट देना चाहिए था। खड़े तो होते, एहतजाज को काट अपोज करते, उसको वोट डालते, लेकिन वो चुप करके बाहर चले गए, और जिसकी वजह से उसे मलिक साहब एक ये मेरा भी ऑब्जेक्शन है, पास हो गया कि आपके पास जितने भी वोट थे सेनेट में, इवन कल जो रायशुमारी होनी है, जो वोट होना है, उसमें आप इसके अगेंस्ट तो वोट तो डालें, बाइकआउट तो सर बाइकआउट भी एहतजाज का एक तरीकाकार है कि हम नहीं उसको वोट दे रहे। अगर वहां खड़े होके भी हमने ये नो ही कहना है ना, जब हम वॉकआउट कर रहे हैं उसका भी पर्पस ये है, लेकिन वो अवाम के लिए है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा कि आपने अपोज किया। वोट आपके पास है, आप खड़े तो हो सर, हम खड़े हैं और वो वही एहतजाज है हमारा, क्योंकि बनती नहीं है। ये तो अपने आप को कवर कर रहे हैं, एक आईनी ढाल अपने लिए बना रहे हैं, एक आईनी शील्ड बना रहे हैं कि जी इस पे फला मदद कम्युनिटी दे दी जाए और हमारे मामला जो है वो अगले मेरी बात नहीं समझ रहे आप। ठीक है, आप अपोज कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आपका वोट जो है इसके अगेंस्ट जाना चाहिए था ना जी। सर अब अगेंस्ट ये हमारा वोट से पहले कौन सी ये इन्होंने जो है लेजिस्लेशन की है, 26वीं तरमीम में कौन सी लेजिस्लेशन रास्ता खुला कर दिया, छोड़ दिया आप, रास्ता खुला कर नहीं, इससे मैं ये सही उन्होंने कहा है कि सारी पीटीआई जो अभी मौजूदा है ये कंप्रोमाइज लोग, ये नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए, ये बिल्कुल सच बात। आप नहीं चाहते इसमें ये नहीं चाहते, ऐसी में कोई सदाकत नहीं है। आम आदमी नंबरदार बना हुआ है, खान साहब के दौर में ये था। देखिए बात ये बेनिफिशियरी लोग हैं जो खान साहब के अंदर जाने के बाद साल पहले इन्होंने गोलियां मारी हैं, क्या हाल किया इन्होंने, और आप ये कह रहे हैं कि दोबारा उस तरह के मामला किए जाए। आधे से ज्यादा हमारी लीडरशिप इन्होंने 9 मई के झूठे केसेस में कर दिए। अगर वो सच्चे हैं तो इनकी प्रोसिक्यूशन है, क्यों नहीं फैसले करते हैं? देश तो हो रहे हैं, क्या फैसले हो रहे हैं? कौन सी ऐसी एजेंसियों के बंदे अब आपके यहाँ स्टूडियो में बैठेंगे तो कह के जी इसके नीचे बंदा बैठा हुआ तो ना करें। मौलाना साहब ने कहा तरमीम वो राजा साहब, हाँ जी, राजा परवेज मैंने देखा जी, राजा साहब को पता है उनको भी इम्यूनिटी मिलनी है रेंटल से। वो जो के रेंटल में उनका जो आपको पता है सदर क्यों दे सकी आज तक? अच्छा मुझे बताइएगा सदर को कैसे दे सकते हैं? बहुत बड़ा आदमी है। नहीं, मैं राजा साहब की बात कर रहे हैं। आपने कहा ना राजा साहब को मतलब उनका केस तो हमने बंद कर दिया ना। मैं थोड़ी सी मतलब बात करना चाह रहा था उनके पीटीआई के रोल के हवाले से, मतलब जो लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, मैं डिबेट गुजारिश ये देखें, माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े कानूनदान हैं, उनके चेयरमैन जो है बैरिस्टर पाकिस्तान के बहुत अच्छे कानूनदान है, बिला शुबा, मिस्टर गौहर जो है। अच्छा ठीक है ना। अब मुझे बताएं, क्या उनका इतना भी कानून नहीं आता कि शिकवाज जो मतलब उनकी अमेंडमेंट्स हुई हैं उस पर एक एक पॉइंट वाइज जो है वो उस पर कोई बहस करते, किसी की मुखालफत करते, ये किसी में तरमीम की बात करते, किसी में अच्छाई की बात करते? ये बात शोर से आ रही है क्या? ये बिल्कुल न्यूट्रल बात करूंगा, हिस्सा नहीं लिया। सुन लीजिए, बिल्कुल न्यूट्रल बात करूंगा। मुरवजा जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरीकाकार है ये उससे हट के अमेंडमेंट होती है। आपको भी पता है, पहली रायशुमारी, दूसरी, तीसरी, उसके बाद डिबेट्स की पूरा टाइम दिया जाता है।
आपने भी देख तो लिया। अभी भी डिबेट कर सकते नहीं, हैं, एक ऐसा दिन में कोई मसला डिबेट नहीं नहीं है। होती है ना हाँ, जी, ये ना सेनेट होती, में पास स्टार्ट तो कराने कर के सकते बाद थे तो ना। नहीं हो सकती क्योंकि कल भी जो है सेनेट में करना था ना इनका बात। हमेशा वो इरफान सिद्दीकी साहब इनके अपने वफात हो गई, उनको ये अनाउंस नहीं। किया कि जी वो डिले हो जाएगा। अफसोसनाक है। अफसोसनाक बात ये है, अफसोस शर्मनाक बात है। ये उन वर्कर्स के लिए, उन पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो सारी उम्र उनका जापते रहते हैं कि यार हम इनके साथ हैं, उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। इसके इन्होंने बारे में हम नहीं क्या, कह इन्होंने सकते आम आबाद कुछ के भी, लिए ये क्या बहुत करना है बड़ा इन्होंने? सब मामला है। उनके भाई मेरे दोस्त हैं। हाँ, ये उनका इलामा मामला है, हम इकबाल नहीं कुछ कह ओपन सकते। यूनिवर्सिटी के वो हाँ। वो रहे शायद सिद्दीकी हाँ, जो नहीं, है, no doubt, VC अल्लाह रहे। उनको गरीक रहमत मुझे कल फरमाए। दोपहर को ही हाँ। उन्होंने बता दिया था कि डेथ हो गई है। ये जो मैंने भी उसके कल के प्रोग्राम में बात नहीं की थी, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि पीटीआई ट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इट इज अ फैक्ट कि कल उनकी डेथ हो गई थी, उसको छुपाया गया। ये अफसोसनाक है बड़ी साहब, इसको आपको लेकिन भी condemn सोशल करना मीडिया के चाहिए। दौर में हैरानगी की बात है, मतलब आपको दोपहर को पता चल गया और विलाग ना आया उसका। नहीं, क्यों करूं? आप भी मतलब मैं क्यों करूं? आप भी मतलब इसका मतलब है नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए बात सुने, एक चीज अगर एक गवर्नमेंट, मैं क्यों पार्टी बनता हूं उनके साथ? नहीं, आप आप पार्टी करूंगा, आज के क्यों ना करूंगा। बनते? आप मीडिया पर्सन है। और भाईजान उसने शायद शुरू सिद्दीकी ने मारूं मुझे मैं। बताया कि वो डेथ हो गई उनकी। हाँ, तो डेथ होगी तो आप लोगों ने इतना ही छुपाया। आप इतना ही लिख देते, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे तो नहीं आप मुझे तो उसका आज सुबह हिस्सा- मालूम वो हुआ। तो जिस आप तरह तो तमीम में कर रहे हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हो ही गया है, पूरे आइन का कर दिया इन्होंने। राइट, चलिए आगे चलते हैं जी। मुझे ये बताइए कि चले वो ग्रैंड इhtजाज की बात बाद में कर लेंगे। बड़ी साहब मुझे बताइए कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के जंग बंदी के लिए जो मुज़ाकरात हैं उसके 4 राउंड नाकाम हो गए हैं। उसमें कतर भी है, यूएई भी है, सऊदी अरब का भी इनटेक है, टर्की का भी है। तो ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं अफगानी बात मान रहे हमारी? बदकिस्मती यह है कि मतलब वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए जो है मतलब ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। बात बैठकर तो वो मान जाती है, जुबानी कलामी तो एग्री ये तो करते ख्वाजा हैं। आसिम ने भी कहा ये हाँ, बात। एग्री करते हैं। अब देखिए जो बात वो भाई कहेंगे साहब, हम वही कह इस- सकते हैं इस ना। बात पे एक हम तो बेइज्जती नहीं आप- थे उसमें, मुज़ाकरात में हम तो नहीं बैठे थे ना। जो लोग बैठे थे उनकी बात हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा जी वो बात नहीं मानते, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं आते, तहरीरी तौर पे नहीं मानते कि ये सारे गलत काम उधर से हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तमाम सबूत मुहैया कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मतलब वो चूंकि सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं कि देखे जी हम नहीं है इसमें, और इंटरनेशनल लेवल पे पहले ही वो नहीं, बंदे हैं। देखिए हमारा ठीक है ना? हमसाया मुल्क है, हाँ, तो मुसलमान उनको मान मुल्क लेना है। चाहिए। गलती है, वो अच्छे मुसलमान की भी निशानी यही है कि अगर उससे कोई गलती हो अच्छा, जाए तो थोड़ी माफी सी मांग ले। बड़ी साहब, थोड़ी सी तो हम माफी मांग लेनी चाहिए। न्यूट्रल बात कर रहे हैं। जाहिर है कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसकी तरफ से जो भी जाहिर है इसकी तरफ मैली आंख से देखेगा, हमारा वो दुश्मन हमारा है। दुश्मन है, लेकिन बिल्कुल। जाहिर है कि इन मुज़ाकरात में हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्योंकि हम कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे उनको? नहीं, वो तो देखें खान साहब, एक वो शख्स जो नहर के दूसरे किनारे पर खड़ा होकर आपको गालियां दे और एक सामने आपके मुंह पे खड़ा होकर आपको झूठ बोले, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, और ख्वाहिश साहब यही- ने भी तो बड़े और यही सख्त हालत जो बयान है इस दिए वक्त ना। अफगानिस्तान के मतलब टीम की है और उनके हुक्मरानों की है, तालिबान की है, कि वो जब सामने बैठ कर झूठ बोल रहे हैं आपके, आप उसका क्या कर सकते हैं? सर बेहतर खारजा पॉलिसी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि नाकामी आप समझते हैं खारजा पॉलिसी की है इसमें जी? सर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जिस तरह की दहशतगर्दी वो कर रहे हैं, वो इंडिया की माँ पे नहीं, कर रहे वो हैं, ख्वाजा आसिम ने तो कहा हम तोरा बोरा की पहाड़ियों में पहुंचा देंगे इनको। करना चाहिए बिल्कुल भी। पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले मुकद्दम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस पे- लेकिन लेकिन मुझे मलिक साहब ये बताइए कि दो मुल्कों के दरमियान में जो जंग होती है वो चाहे जितनी मर्जी प्रोलॉन्ग कर जाए, एंड में तो डायलॉग होता है, मुज़ाकरात होते हैं ना जी। तो आप देखें ना, हमारी जो इनके साथ हुई उसके बाद जब हम उनको एक तरफ मुज़ाकरात की टीम बैठी है और हमारा वजीर दाखिला और वजीर दिफा जब कहेगा कि हम इनको ये कर देंगे, तोरा बोरा में इनको हम भगाएंगे, ये करेंगे, एक नेशन टू नेशन मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई पर्देबाज के तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जी पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ना, वो हमेशा से अमन और सलामती की है। मतलब मैं उसमें किसी गवर्नमेंट की को निकाल के जी वो पीटीआई की है या कोई और गवर्नमेंट है, ये अमन और सलामती से डायलॉग कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, किसी के साथ भी लड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह से आंखें दिखाएगा और हमारे मुल्क की सलामती को जो है खतरे में डालेगा, तो उस पर कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर तो ये मामला बिगड़ते जाएंगे। मुझे बताइए। चलें जी, आपके पास उहदे हैं, आप लोगों को उहदे बांटेंगे, उनको इम्यूनिटीज देंगे, जंग हम जीत जाएंगे, तो आपके पास भी तो चॉइस होगी ना लोगों को नवाजने के लिए। लेकिन ये जो बॉर्डर की सूरत हाल है ये खतरनाक है। बहुत कशीदा सूरत हाल है। अमन नहीं होगा तो मुल्क क्योंकि में इसको पहले थोड़ा सा कर फाइनेंशियल लीजिए क्राइसिस भी है। कि भारत अफगानिस्तान प्लस अगर आप ले लीजिए जो है इसराइल का गठजोड़ उनके साथ, और फिर सबसे बड़ी बात कि जो तालिबान हुक्मरान है पावर्ड बाय यूएसए, तो ये नक्सस खतरनाक नहीं समझते आप जी? मैं कह रहा हूँ खतरनाक है। अब इसका यही सोल्यूशन है कि अगर तो वो डायलॉग से मान हल क्या है? जंग है, डायलॉग है।
एक लिमिट तक ये डायलॉग कर सकते हैं, मेरा ख्याल है वो हमने कर लिए, मजीद थोड़ा सा और कर ले और उसके बाद जंग ही है इसका। डायलॉग वाले लोग बदल के देख लीजिए। जी भट्टी साहब, सूरत खतरनाक नहीं समझते? बिल्कुल सर, सूरत वाकई आप तो उन इलाकों में रहे हैं, बलूचिस्तान में भी, KPK में भी। बिल्कुल जी, मैं रहा हूँ। तो बात यह है कि सूरत बहुत खतरनाक है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमारे साथ कितने अच्छे काम किए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान ने जंगें लड़ी, रशिया के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, और दोनों जंगों में अफगानिस्तान को फतह हुई सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। ये अफगानिस्तान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिन्होंने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया। में भी कुछ गलतियां हुई होंगी पाकिस्तान से, और वो मतलब अफगानियों से भी बहुत गलतियां हुई हैं। उन्होंने भी बहुत जुल्म किए हैं पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तान में रह के वो पाकिस्तान का झंडा नहीं, वो अफगानिस्तान का झंडा लहराते हैं। मैं बलूचिस्तान में था तो बलूचिस्तान में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे सरकारी इमारतों पे था। बाकी उन्होंने जो ना वो उसका झंडा किया था BLA का। हाँ जी, दूसरी पार्टी। ये बलूचिस्तान की बात कर, बलूचिस्तान की। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें भी एहसास होना चाहिए और एहसास महरूमी भी दूर करना चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को। एहसास महरूमी करने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी थोड़ा है सर। पाकिस्तान ने क्या नहीं किया? पाकिस्तान ने उनके रोड बनाए, पाकिस्तान ने उनके हॉस्पिटल बनाए, पाकिस्तान ने उन्हें बसें दी, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया। लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या दिया? हमें दहशतगर्दी दी, बम धमाके दिए, और आए दिन हमारे जना APS का वाकया हुआ है, कोई ना कोई वाकया ऐसे होते रहे। अच्छा, अब इसका हल क्या है? 4 राउंड नाकाम हो गए। अब तो सुना कि टर्की के जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ रहा है इसके लिए। इसमें कहीं हम लैग कर रहे हैं? क्योंकि अगर इतने ममालिक, मुस्लिम ममालिक भी मुज़ाकरात में शामिल हो और फिर भी जंगबंदी का मुआहदा ना हो, तो खराबी कहाँ पे है? खराबी बात यह ना जी, जब दोनों साइडों से एक ज़हन बनाया हो कि हमने मिलना है, हमने खामियां अपनी दूर करनी है और एक दूसरे से हाथ मिलाना है, फिर तो सुलह हो सकती है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ, वन लाइन आंसर दे दीजिए। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1-2 साल से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की अफगानिस्तान में हो रही है। इसमें हमने जो उनके ऊपर उनका जवाब दिया था और बड़ा शदीद था पाक फौज ने, क्या चाइना तो नहीं नाराज हुआ इस सारे मामले से? क्योंकि किसी की बैकिंग तो है तालिबान हुकूमत। तालिबान को चाइना की बैकिंग नहीं हो सकती। तालिबान तो बहुत बड़ी है उनकी। तालिबान को जी मतलब हर मुल्क एक दूसरे मुल्कों में करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसराइल और भारत की बहुत बड़ी खतरनाक मदद है। ये हमारे मुल्क के लिए खतरनाक है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जंग तमाम मसाइल का हल नहीं, लेकिन एक वक्त तक, जब तक मुज़ाकरात आखिरी नहीं होते, आखिर जंग करने के बाद भी मुज़ाकरात ही होते। राइट। हाँ, तो अगर ये सोच लें अफगानिस्तान वाले, वो जो बात उधर बैठ के करते हैं, जब वो बाहर जाके फोन करते हैं तो फिर उस बात से अपना बैक जाते हैं। ये जो वर्जन है तो ख्वाजा आसिफ साहब का ना जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जी, देखे मेरी बात सुने, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा वो सच कहा, सही कहा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत के ऐसे इकदाम उन्होंने भी कहा। उन्होंने कहा कि हम लाहौर में इस्लामाबाद को मतलब उड़ा देंगे। तो हम जब कहेंगे हम जब कहेंगे कि तोरा बोरा की पहाड़ियों में उसके बाद कहा। अच्छा, उन्होंने पहले बयान दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने ये बयान दिया। और मैं जो समझता हूं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ इतना सख्त एक्शन करना चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने हाल कर दी और बनिया ने झंडे लहरा दिए ना, इस तरह अफगानिस्तान ने लहराए। सलीम भट्टी साहब, आपका जो लीडर था, जो फाउंडर लीडर था पीपल्स पार्टी का, उसकी जाहिर है कि खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी थी। अजीज अहमद जो पहले सेक्रेटरी खारजा थे, फिर उन्होंने जब भुट्टो साहब गवर्नमेंट में आए तो वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए, और वो शरीफ आदमी थे, कोई उनके ऊपर कोई करप्शन की एलिगेशन नहीं, कोई कुछ नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम क्या फॉरेन जो है किसी अच्छे फॉरेन मिनिस्टर, जिसे कैरियर फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, उसको लैग कर रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, क्योंकि जंग तो किसी चीज का हल नहीं है। और साथ में ये मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा, भारत अफगानिस्तान और उसके साथ इसराइल को मिला लीजिए,
ये जो गठजोड़ है पाकिस्तान की सलामती के लिए कितना खौफनाक है? खान साहब, आपने 2 सवाल किए जी। खर्जा पॉलिसी के हवाले से। इत्तेफाक से जिस मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो फॉरेन पॉलिसी भी मेरा सब्जेक्ट रहा, उसको भी थोड़ा सा हमने देखा और बाद में भी हम देख ही रहे हैं बहसीत एक तालिब इल्म के कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इसलिए मतलब जो है थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार रही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। राइट। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती पाकिस्तान में, मार्शल बार बार हमें डिस्टर्ब ना करते, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मतलब मुमकिन थी कि जिस तरह आपने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का और अजीज अहमद खान साहब का जिक्र किया, और वो एक गोनागू खसूसियात के हामिल शख्सियात थी। जबकि उसके बाद जो लोग आए हैं मतलब अनफॉर्चुनेटली ये उतने तालीम याफ्ता लोग नहीं थे। आप किसी भी दौर में देखें कि मतलब कभी भी इतने तालीम याफ्ता लोग नहीं रहे मतलब कि उनको मतलब कहा जाए कि जी वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर जब बैनुल अक़वामी दुनिया में जाएंगे तो पाकिस्तान का मुकदमा किसी अच्छे तरीके से वहां पर पेश कर पाएंगे। हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं रही, ठीक है ना। तो वो बड़ी इंस्टेबिलिटी रही। जो आया थोड़े से अरसे के लिए आया, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थोड़े से अरसे में दरमियान में वक्त मिला तो हिना रब्बानी खर साहबा, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र उनकी और वो वजीर मुमलिकत थी। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के नवासे जनाब बिलावल भुट्टो साहब को भी थोड़ा सा मौका मिला, तो उन्होंने भी अपने नाना की मिरास को लेकर जब आगे बढ़े हैं तो पूरी दुनिया उनकी सलाहियतों की लेकिन हमारे पास आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि कैरियर फॉरेन मिनिस्टर तो रहे नहीं ना, मुस्तकिल तो रहे नहीं, और ना ही उनका टारगेट जो है वो। अच्छा, मुझे टाइम खत्म हो रहा है। अब ये जो मामला है इसका हल क्या आप देखते हैं कि डायलॉग या फिर जंग? नहीं, डायलॉग। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि एक तो ये बता दीजिए कि ऑपोजिशन जिसमें मेन जमात आपकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आईनी तरमीम के खिलाफ ग्रैंड एहतजाज करने का ऐलान कर दिया महमूद खान अचकजई साहब ने और राजा नासिर अब्बास साहब ने। आप क्या समझते हैं? और दूसरा इसका जो पोर्शन है क्वेश्चन का कि इसकी स्पीकर के पीके और ऑपोजिशन लीडर वहां के जो इबादुल्लाह, उन सब ने आज ग्रैंड जिरगा के इनकाद के लिए इजलास तलब किया है। ये सिचुएशन क्या है, इसको मतलब आप कैसे सम अप करेंगे? देखें जी, जो आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज है वो हमारा राइट है और वो हम इंशाल्लाह करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। इट शुड बी पीसफुल डेफिनेटली। पीटीआई तो जमात ही पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए पीसफुल करते हैं, हमारी हर एक्टिविटी पीसफुल है। जब 2014 में हमने धरना दिया था तो एक गमला भी नहीं टूटा था, तो पीटीआई का तो रिकॉर्ड है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करती है। इनसे पूछने मारेंगे तो नहीं आपको फिर ये इनके अपने ख्यालात हैं और हम इनके ख्यालात का भी एहतराम करते हैं जी। इनके इन्होंने नून लीग से बनवा लिए सदर पाकिस्तान में इम्यूनिटी दिलवा दी, जिन्होंने पूरी जिंदगी उनके खिलाफ केस बनाते रहे हैं, उनको गंदा करते रहे हैं, उनको कहते रहे हैं वो करप्ट सियासतदान है। और आज मलिक साहब, आपकी जमात जो है जी वो जेर अताब है, ये ठीक है, रियलिटी है, व्हील घूमता है। नहीं, जेर अताब कैसे कह सकते हैं? ठीक है जी, नहीं, रियासती ऑपरेशन का सामना है आपको। आप समझते हैं कि ये एहतजाज जो है पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगा? डेफिनेटली कुछ और फैक्टर्स भी होंगे इसमें। देखिए, हर अब जो है ना, इसको तो डिसाइड करना है पॉलिटिकल पार्टी की जो हमारी क्यादत है, कोर कमेटी है, वो बताएगी। और हमें खान साहब से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। खान साहब से मिलने दे तो हम वो जो आप कह रहे थे ना अमेंडमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बने, हम उस पर क्या कमेंट्स करें? हमें हमारे लीडर से तो मिलने देना, इतना क्या खौफ है? आप सारी अब अमेंडमेंट होगी, आपको मिला देंगे, कोई बात नहीं। बाकी लोग जो है वो सुमन फॉर्मूला या के लोग। बड़ी साहब ये जो लीडर है उनके मुताबिक, और इसके अलावा जिरगा जो एजेंसियां हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल के पीके में दहशतगर्दी और अमन की ख्वाहिश, तो ये अमन के लिए जो ग्रैंड जिरगा का इकाद हो रहा है, इसमें वहां के ऑपोजिशन लीडर भी शामिल है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, इबादुल्लाह का। आपका टेक इसके? जी बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि जिरगा होना चाहिए और अपने सूबे के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह हालात अच्छे हो सकते हैं। एक तो ये बात, और वज़ीर आला का ये मतलब अच्छा इक़दाम है, जो अच्छा काम करता है उसे अच्छा कहना चाहिए। और बाकी आपने कहा कि मलिक साहब ने कहा था कि पीटीआई पीसफुल पार्टी है, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई पीसफुल पार्टी है।
पीटीआई वो जमात है जिसने बगावत की मुल्क के खिलाफ। अच्छा, पीटीआई ने कोई अच्छा काम नहीं किया। पीटीआई ने कोई पीस की बात की। अब ये खाली ये कहना जी वो अपना हमारे लीडर से मुलाकात नहीं कराई। ये जो बाकी लोग जो हैं इन्होंने एहतजाज को नहीं करना, इन्होंने पुरानी तनख्वाह पे काम करना है, सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करनी है और सिर्फ जना खान साहब को अंदर रखना है। ऐसा कोई ना कोई काम करना है आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये ना ये अवाम में वजीरा नहीं होगी। अगर एहतजाज करना होता तो असेंबली के अंदर। भट्टी साहब, जो अवाम की आप बात करते हैं, हम मेरे ख्याल में अवाम के लिए तो अवाम की प्रॉब्लम्स के लिए तो तमाम का जो है वो नुक्ता नजर एक है। कहीं ये ना हो कि जन जी की तरह अवाम की महरूमी है इसमें अगर शामिल हो गई फिर तो सारों को भागना पड़ना। सारा अवाम के नुमाइंदे ही असेंबली में वही सर हमने जब एहतजाज लगा देंगे। पाकिस्तान के लोग हैं ना, पाकिस्तान के लोग हैं ना जी, पाकिस्तान के लोग हैं, अमेरिका से तो नहीं आए। तो फिर 144 ना लगे। आपके सारे लोग एक महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया उसको। करनी है जी इन्होंने, इनके पास और चॉइस ही कोई नहीं है। अगर ये इतने बहादुर और इतने ताकतवर होते ना तो ये इम्यूनिटीज ना ले रहे होते, ये आइन में तरमीम ना कर रहे होते। मुझे बताया इससे अवाम को क्या फायदा हो रहा है? ये अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। बड़ी साहब, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट है और जो लम्हा फिक्रिया भी है हमारे लिए। मुल्क में अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी ना होने की वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त हमारी इकोनॉमी जो है बॉटम लाइन के ऊपर है, ये आपको भी पता है। हम जितने मर्जी कॉस्मेटिक्स फिगर्स देते रहें और झूठ बोलते रहें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आर एंटायरली डिफरेंट। अवाम जो है वो बिलों के मारे हुए हैं, वो अशिया शरफ की हाई प्राइसेस के मारे हुए हैं, महंगाई के मारे हुए हैं। उनको उनके दुखों पर फाह रखने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में। आपका टेक? हाँ साहब, इसके बारे में मैं तो सिर्फ बहुत ही मुख्तसर सी बात करूंगा कि सियासी इस्तेकाम। अगर हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो, अमन हो, सलामती हो, कौमी सोच हमारी एक हो, सब लोगों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं कि हमने इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब लेकर जाने के लिए इस मुल्क में अमन कायम करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिए कि इस मुल्क में हर तरह का इस्तेकाम जो है वो वकूफ पजीर होगा। राइट सर, अगर हुकूमत अवामी नुमाइंदों को दी जाए जिनको लोगों ने वोट दिया है तो फिर मुल्क में इस्तेकाम आएगा। जब तक आप उनकी नुमाइंदगी, जिन लोगों ने वोट दिया है उनको नुमाइंदगी नहीं देंगे, लेजिस्लेशन के मुताबिक नहीं करेंगे, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आनी। क्योंकि इन लोगों की जो लोग आए हुए हैं, इनकी प्रायोरिटीज अपने मामला को सीधा करना है, अपनी नस्लों को बेहतर करना है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए इनके बारे में कुछ नहीं सोचते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नमेंट के दूसरे वुज़रा का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नमेंट स्टेबल भी हो जाएगी और वो इकोनॉमी को वो कहते हैं कि जी वो तो बेहतर हो रही है, इट्स ऑन द राइट पाथ। पता नहीं जी, वो जो वजीर आजम हाउस में लोग रहते हैं शायद उनके लिए बेहतर है। जो आम आवाम है, जो लाहौर में लोग रह रहे हैं, जो अवाम है, जो चीनी और आटा महंगे दामों खरीद रहे हैं और वो भी मिल नहीं रहा, जो अंडे 350-400 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, उनके लिए तो नहीं हालात बेहतर है। चीनी का मालिक कौन था? जहांगीर तरीन। तो जहांगीर तरीन को ना लेते ना, जहांगीर तरीन को क्यों लिया? जहांगीर तरीन के उसकी पार्टी में लोगों को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के क्यों जहांगीर तरीन की पार्टी में चलवाया किया? पीटीए से जिसको आप माफी देनी होती थी उसको कहते थे इस्तेकाम पार्टी में आ जाओ आप। और चौधरी उसकी पार्टी क्या ना, जिसको सलमान अकबर राजी तो 47 में जितवाया, आ जाइए ना इस्तेकाम। आप जरूर आपने उनकी बास्केट में डालने, आपने आपको क्या जरूरत है? आपने तो पोल्ट्री फार्म संभाला हुआ था भाईजान, सुने बड़ी साहब, वो सारे आपने डाल दिए सेनेटर जब फिर लेके शुगर माफिया में अनफॉर्चुनेटली अब जहांगीर तरीन का तो नाम ले रहे हैं। हाँ जी, लेकिन उसमें नंबर 1 पे जरदारी साहब हैं, फिर शरीफ फैमिली है, फिर उसके बाद वो आते हैं। ये भी तो आप कहा जाए, जरदारी साहब का कोई जहाज तो नहीं उड़ा था करप्शन करने के लिए? अच्छा, तो ये जो शुगर जो कार्टेल है, जब ये प्राइसेस को बढ़ाता है तो उसमें कार्टेल में सबको ही फायदा होता है ना। ये माने आप जी, सरमायाकारी में ना लेने का मुख्तसर जवाब दो। आप मेरे मेहमानों की बातों से हैरान भी हो रहे हैं कुछ। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालात अच्छे हो सकते हैं और अच्छी हुकूमत जा रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत के ऐसे इकदाम को। सिर्फ एक बात यह है कि पीटीआई राय रास्त पे आ जाए तो मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं, इकानमी ठीक हो सकती है, सब बातें ठीक होती हैं। सिर्फ पीटीआई को आप बात मान लें, देखिए गैर जानिबदार लोग बसते हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई राय रास्त पर आ जाए। मतलब मुड़ते नहीं जी, नहीं मुड़ते, नहीं मान लें जी उनकी बात। किस चीज का खौफ है?
ये एक दफा एहतजाज करने देना, ना लगाए दफा नहीं 144। तो आप एहतजाज ना करें, आप भी इनके साथ मिल जाए, इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको। असेंबली में बात मिले। है। लेकिन खान साहब ना, असल में राणा साहब सदाव का का भी स्टेटमेंट कोई- आपने सुनी है, उन्होंने बताया था कि जब फरवरी में इंडिया का अटैक था, कॉम्प्रोमाइज, पीटीआई कॉम्प्रोमाइज है और ये एहतजाज नहीं कर सकती। सिर्फ नहीं आवाम- compromise, आवाम- no, चलें, never। आने वाले दिनों खान में ने पहले भी एब्सोल्यूट नॉट कहा था, अब भी वो उसकी Right, जो thank you very नजरिए much, पे आप वैसी तीनों है। फॉर्मेशन ऑफ जिरगा, फॉर्मेशन ऑफ जिरगा इज एन एग्जांपल ऑफ, नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो तो अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो होना अच्छा है। चाहिए। क्योंकि आप वो साथ जो कबायली आपके हैं उनको सबको साथ लेकर चले। साथ लेके चल रहे हैं। विवर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। आज के प्रोग्राम के इतना ही, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शब 10 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़।